अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान और आज हमारे साथ हैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ नारवाल ज़हीर हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने मसरूफ़ लम्हात में हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू। सर, आप ये बताइएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की? मैं बिलोंग इस्लामाबाद से करता हूँ और मेरी इब्तदाई तालीम लाहौर से थी और फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में था। क्या सर आपको स्टार्टिंग से ही शौक़ था कि इस फील्ड में आना है? जैसा कि सर अमूमन बच्चों का ख्वाब होता है डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बनना। सर, आपका क्या ख्वाब था? जी हाँ, तक कह सकते हैं मोर और लेस शुरू से ही ये मेरा शौक़ था कि मैं सिविल सर्विस में आऊँ। सर, एक स्टूडेंट लाइफ से डिप्टी कमिश्नर तक का सफ़र कैसा रहा और इस सफ़र के दरमियान आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? डिप्टी कमिश्नर तक का सफ़र काफ़ी लंबा था। मैंने 2005 में सर्विस ज्वाइन की। 2004 में मैंने सीएसएस की तैयारी की, 4 में इम्तिहान दिया, 5 में हमारा सर्विस ज्वाइन हुई। तो 5 से लेके 2021 में काफ़ी लंबा तवील सफ़र था। वो ज़ाहिर बात है, अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। तो बस बंदा कोशिश करता रहता है, मेहनत से लगन से करता रहता है, बाकी तो अल्लाह ताला के हाथ में, जहाँ ले जाना चाहे वहाँ ले जाता है। सर, आप एज़ अ डिप्टी कमिश्नर किन किन शहरों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं? मेरी जी पहली 7 साल जो हैं वो बलूचिस्तान में गुज़रे थे। वहाँ मुख्तलिफ़ अज़ला में था, मैं लोरा लाई में, ज़ियारत में, क्वेटा में, जॉब में। फिर मैं वापस इस्लामाबाद चला गया, 4-5 साल वहाँ गुज़ारे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में था, 1-2 जगह और था, पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी में था। फिर 2019 में फिर मैं लाहौर आ गया और 2020 में फिर नारवाल आ गया, 2020 के आखिर। सर, एक होती है इंस्पायरेशन। आप अपनी लाइफ में काफ़ी लोगों से इंस्पायर हुए होंगे। सर, आपका आइडियल कौन रहा है? मेरे वालिद साहब, वो क्योंकि वो भी काफ़ी पुराने वक्तों के एक सरकारी अफ़सर थे। 50s में उन्होंने सर्विस जॉइन की, फिर 90s में रिटायर हुए। काफ़ी तवील अरसा उन्होंने सर्विस में गुज़ारा, काफ़ी तमाम सूबों में, उसमें चारों तकरीबन सूबों में उन्होंने पोस्टिंग्स की। तो वो ज़ाहिर बात है मेरे आइडियल थे, उन्हीं को मैं देखता था कि वो काम करते थे और इस तरह से, तो फिर वहाँ से मुझे शौक़ डेवलप हुआ। सर, अगर आप आज डिप्टी कमिश्नर ना होते तो किस ओहदे पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे होते? मैं डिप्टी कमिश्नर ना होता तो कुछ अपना छोटा-मोटा बिज़नेस कर रहा होता, और तो इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं। सर, आप डिप्टी कमिश्नर हैं, काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ होंगी, काफ़ी मसरूफ़ भी होते होंगे। सर, आप इन सब मसरूफियात में से अपनी फ़ैमिली को कैसे मैनेज करते हैं? जी, फैमिली को मैनेज करना भी अब तो तकरीबन नौकरी का हिस्सा ही बन गया है। तो सुबह से लेके जो शाम तक हम ऑफ़िस में होते हैं, फिर शाम को ये है कि जब घर चले जाएँ तो बस फैमिली के साथ ही टाइम गुज़ारते हैं। कोशिश यही होती है ज़्यादा टाइम फैमिली के साथ, बच्चों के साथ गुज़ारें, उनको भी टाइम देना ज़रूरी है। सर, अगर हम मुल्क की सूरत हाल पर बात करें, तो क्या आपको लगता है कि हम मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं? जी नहीं, मैं अगर आप प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान देखें तो वो काफ़ी अरसे से यही कह रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा। हमारी शायद इकॉनमी मुकम्मल लॉकडाउन को दोबारा सस्टेन ना कर सके। तो स्मार्ट लॉकडाउन्स की पॉलिसी चल रही है, पार्शियल लॉकडाउन्स की पॉलिसी चल रही है। जहाँ पे कोरोना का इन्फेक्टिविटी रेट ज़्यादा हो रहा है, उधर सख्ती ज़्यादा है। जहाँ पे थोड़ा सा रेट कम है, वहाँ थोड़ी सी सख्ती ज़्यादा है। तो आवाम को मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा जो है लॉकडाउन में ना रखा जाए। सर, नारवल में अभी तक कितने कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए हैं? डेथ केसेस और रिकवरी केसेस की शरह क्या है? अभी तक नारोवाल में जो थर्ड फेज़ चल रहा है उसमें हमारी इन्फेक्टिविटी रेट तकरीबन 3 अशारिया कुछ है, 3.8 के करीब है, जो कि डिवीज़न में भी और सूबे के और मुल्क के हिसाब से काफ़ी कम है। लेकिन हमें फिर भी एहतियात करना चाहिए, मोहतात रहना चाहिए। कोरोना की इन्फेक्टिविटी रेट कम है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम एसओपीज़ छोड़ दें। एसओपी पे हमेशा अमल करना चाहिए, मास्क पहने, डिस्टेंस रखें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खुला होके बैठें उसके अंदर। अगर आपको दुकानों के अंदर जाना है, ख़ास तौर पे मास्क पहन लें, हाथ धोएं, बार-बार धोएं, सैनिटाइज़ करें। यही तरीका है उसको। और जो 60 से ऊपर हैं और 50 से ऊपर हैं, वो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएँ। नारवल में वैक्सीनेशन सेंटर कायम है? जी, नारोवाल ज़िले में 2 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम हैं। एक नारोवाल पब्लिक स्कूल में बना हुआ है और एक शक्करगढ़ में है। दोनों में 50 से ऊपर-ऊपर और 60 से ऊपर-ऊपर वाले लोगों को वैक्सीनेशंस लग रही है। जो भी अपने आप को रजिस्टर कराता है, वो जाके वैक्सीनेशन करा ले ज़रूर। सर, जैसा कि नारवल इतनी सिटी अभी वेल डेवलप नहीं है, तो यहाँ के लोगों को एसओपीज़ पर फॉलो करवाने के लिए और अवेयरनेस के लिए आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? अवेयरनेस के लिए तो हम मसाजिद में भी ऐलान कराते हैं। अब शहर के अंदर भी गाड़ियों के ऊपर लाउड स्पीकर लगा हुआ है। टीवी मीडिया का बड़ा इसमें अच्छा किरदार रहा है कि टीवी के थ्रू बड़ा लोगों को पता चलता रहता है। और इसके अलावा हमारी एमसी की और हमारी जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं तीनों तहसीलों में, वो टीमें लेके रोज़ शाम को निकलते हैं। 6 बजे वाला लॉकडाउन भी इम्प्लीमेंट करते हैं। दिन के वक्त भी घूम रहे होते हैं शहर में, जहाँ कहीं वायलेशन नज़र आती है पकड़ लेते हैं। अब यही है कि अब लोगों को ख़ुद भी थोड़ा एहतियात करना ज़रूरी है। अब हर दुकान में, हर गली में, हर घर में हम जाके मास्क ज़बरदस्ती पहना नहीं सकते। और ये है कि पिछले दिनों भी काफ़ी कार्रवाई हुई थी, 2-3 बैंक्स नारोवाल में सील किए। जी हाँ, शक्करगढ़ में भी काफ़ी भारी जुर्माने किए गए, वेडिंग हॉल सील किए गए। लेकिन लोग अभी भी एहतियात नहीं कर रहे। तो लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके ये कैमरे के थ्रू कि वो भी एहतियात किया करें, अपना फ़ायदा है। सर, जैसा कि नारवल
शहर में बढ़ती हुई ट्रैफिक के मसाइल और आए दिन हादसा मामूल की बात है सर, इसमें जो ज़िली इंतज़ामिया वो किस हद तक एक्टिव रोल प्ले कर रही है? काफ़ी एक्टिव है जी। हमारे सेक्रेटरी एक होती हैं डिस्ट्रिक्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, उनको टास्क दिया हुआ है, वो तो अड्डों पे जाके समझाती भी हैं लोगों को। पुलिस वालों के साथ हमने मीटिंग्स की हुई हैं, डीएसपी ट्रैफिक भी होते हैं, डीपीओ भी होते हैं, उनके साथ भी हमारी कोऑर्डिनेशन चल रही है कि नाके लगाएं, वहाँ पे बसों को रोक रोक के समझाएं। और जब कभी फंड्स आते हैं तो ये रोड की जो साइनेज होती है इस पर वाजे करके लगा दिया जाए कि ये स्पीड इतनी है इतनी है, मार्कर्स लगा दिए जाएँ ताकि रात के वक्त या धुंध में लोगों को, बस ड्राइवर्स को पता हो। लेकिन इसमें एक कंपोनेंट ये भी है कि जो बस ड्राइवर्स होते हैं उनको भी थोड़ा एहतियात करना चाहिए। बसों को 100, 110, 50 बंदों को बिठा के, 100 बंदों को बिठा के 120 की स्पीड पे नहीं चलाते सिंगल रोड पे। तो वो भी थोड़ा सा स्पीड स्लो रखें, और हम लोग भी इम्प्लीमेंट करें और इन्फोर्स करें। ट्रैफिक वाले रोज़ के रोज़ चालान करते हैं। सर पंजाब हुकूमत ने स्टेट लैंड पर काबिज माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया, जिसमें सर नारवल में सबसे ज़्यादा ज़मीनात बहाल करवाई गई, जिसकी तादाद 680 कनाल के करीब है। तो सर ये ज़मीनात को बहाल करवाते हुए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी, ज़ाहिर बात है। 680 कनाल तो सिर्फ एक दिन में की थी। ऑपरेशन 4-5 दिन चलता रहा तो हमारी कोई 1400-1500 कनाल के करीब नारवल में सबसे ज़्यादा रिकवरी काफ़ी रिकवरी थी। इसमें कोई 100 करोड़ से ऊपर का हमारा टोटल फिगर था जो हमने रिकवर किया था। उसमें मुश्किलात तो आती हैं, ज़ाहिर बात है। लोग रेजिस्टेंस देते हैं, हमारे एसी साहिबान जाते हैं, पुलिस साथ होती है, भारी नफरी साथ होती है, तो जो रेजिस्टेंस देता है उनके खिलाफ हम पर्चे काट लेते हैं। और पर्चे हमारे कोई 135 के करीब हो चुके हैं। रेजिस्टेंस पे जो देते हैं उन पे भी पर्चे हैं, और वैसे भी जो लोग सरकारी राजी पे कब्जा करके बैठे हुए थे उनसे जब कब्जा वागुजार कराते हैं तो उन पे एफआईआर कटती है। सर नारवल के 2-3 चैलेंज जो आप समझते हैं बहुत बड़े हैं, और अगर इनको हल कर लिया जाए तो मुश्किलात कम हो सकती हैं, मसाइल कम। जी, नारोवाल के जो 2 सबसे बड़े चैलेंज हैं वो नारोवाल सिटी में तो जी सीवरेज या ड्रेनेज का मसला है। बिल्कुल सर। ठीक है, ये नई कॉलोनीज़ बन चुकी हैं बगैर प्लानिंग के, इनमें सीवरेज और ड्रेनेज का निज़ाम ठीक नहीं है। ये एक गली से निकलता है तो दूसरी गली में पानी फेंक देते हैं, कोई मेन सेंट्रल लोकेशन पे जाके ये जाता नहीं है। तो इसको करेक्ट करने की बड़ी ज़रूरत है। कोई मेजर प्रोजेक्ट आए जो तमाम शहर की सीवरेज और ड्रेनेज को कलेक्ट करके जाके नालों में फेंके, वरना थोड़ी सी बारिश होती है, आपने देखा होगा शहर में पानी खड़ा हो जाता है सड़कों। बिल्कुल। और दूसरी सबसे है रोड की कनेक्टिविटी। नारोवाल मुरीद के रोड को रिपेयर की ज़रूरत है। करतारपुर यहाँ खुला हुआ है, काफ़ी मेजर इंटरनेशनल वो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो वहाँ तक का रोड लाहौर से लेके जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। क्या सर यहाँ पे हाईवे मंजूर हुई है? नारोवाल मुरीद के रोड की जो है मेजर रिपेयर मंजूर हुई है, उस पर काम चल रहा है। तकरीबन 3-4 जगहों पे हो गया, 2-3 जगहों पे और है, उस पर काम चल रहा है। बाकी जो सड़कें हैं वो प्रोसेस में है, पाइपलाइन में। सर अगर अगर आप आज डिप्टी कमिश्नर ना होते तो किस शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे होते? ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं फिर कोई प्राइवेट सेक्टर में होता, ज़ाहिर बात है। अब अगर डिप्टी कमिश्नर ना होता तो प्राइवेट सेक्टर में कहीं होता। क्या सर आप खुश हैं अपनी इस ड्यूटी से? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सर लास्ट पर आप हमें ये बताइएगा कि नारवल की कोई ऐसी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो? नारोवाल के एक तो मौसम, फ़ज़ा जिसे कहते हैं, बड़ा अच्छा है। अगर आप ख़ास तौर पे लाहौर से आएँ तो कम पोल्यूशन है। इस्लामाबाद से आएँ तो इस्लामाबाद में तो भी काफ़ी अच्छी हवा होती है, तो यहाँ की हवा बड़ी अच्छी है। और उसके अलावा यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, पुरअमन हैं, कोऑपरेटिव हैं, बात सुनते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। नारोवाल शकरगढ़ में 85% से ऊपर लिटरेसी रेट है, तो उनके साथ इंटरेक्शन डीलिंग बड़ी अच्छी होती है। नारोवाल के लोग बड़े अच्छे हैं। सर ज़िंदगी में कोई ऐसा काम जिससे करते हुए खौफ आया हो, या दौरान ड्यूटी कोई मुश्किल टास्क? दौरान ड्यूटी तो बहुत सारे टास्क आते हैं मुझे मुश्किल होते हैं, जिनको करते हुए बंदा कुछ कुछ थोड़ा घबराता है, लेकिन वो हमारी ड्यूटी है। हम बस पूरी कोशिश करते हैं कि उनको कंप्लीट किया जाए। सर नारवल की आवाम से आपको किस हद तक इज़्ज़त और एहतराम प्यार मिला? बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और एहतराम और प्यार मिला, इसलिए तो मैंने कहा कि नारोवाल की आवाम मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। सर आप नारवल से जाते वक्त ऐसा क्या करना चाहते हैं कि आने वाले वक्तों में लोग आपको याद रखें? नारोवाल से मैं ये कहना चाहूँगा कि बस अपनी तालीम पे फोकस रखें। उनकी लिटरेसी रेट की ज़्यादा होने की वजह से ही इतना नारोवाल फैला हुआ है। यहाँ के लोग, शकरगढ़ के लोग, ज़फ़रवाल के लोग दुनिया में फैले हुए हैं। तो तालीम के ऊपर फोकस रखें। इंशाल्लाह तालीम ने ही जो आपको लेके जाना है जहाँ अपने एंड तक पहुँचना है। हम भी तालीम के ज़ोर पे इधर पहुँचे, तो तालीम पे फोकस रखें। तो जी नाज़रीन, आज का हमारा सेशन यहीं तक था। अगेन सर आपका थैंक यू, आपने अपने मसरूफ़ लम्हात में से टाइम निकाला। खुदा हाफिज़।